गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो भी स्टूडेंट्स 11th के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं उसका सबसे मेन टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, मेन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको, वो है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 100 बाय 100 भी स्कोर कर सकते हो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो 11th के अंदर जो अकाउंट्स होगा वही आपका क्या होगा, बोर्ड के अंदर काम आएगा 12th के अंदर। तो 11th की मैं कुछ ट्रिक्स हैं आपके पास, आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, आसानी से आप उसको कंसीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो आप उसको। तो सबसे पहले जो हमारा अकाउंट का मेन है मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का। देखो, अकाउंटिंग के वैसे तो अलग अलग राइटर्स की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देते हैं। अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है किस चीज़ की, जिसके अंदर हम जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लेन देन हैं सबको रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं और रिजल्ट्स निकालते हैं उनसे। रिजल्ट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि हम किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जो भी सभी एक्टिविटीज़ की हमने, दैट इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग। जैसे प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है, ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन, गिव एंड टेक। यानी आपने कोई भी सामान परचेज किया, आपने कोई भी सामान किसी को दिया, परचेज किया या सेल किया, उसको आप क्या करते हो, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हो। अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि वो चीज़ आइटम कैश में ही हो, वो नॉन कैश भी हो सकती है। जैसे आपने उधार पर ले लिया तो भी आप उसी को रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स के अंदर। तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी प्रॉफिट निकालने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने की हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज, वो क्या होती हैं हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। तो जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे आपको पहले 3 बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि असेट्स क्या होती हैं। ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने 10th तक असेट्स का नाम नहीं सुना। अब बताऊंगा मैं, अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। असेट्स के बाद आता है हमारे पास लाइबिलिटीज, और तीसरी आइटम होती है जो मेन, दैट इज कैपिटल। 3 चीजें हैं, असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब असेट्स क्या होते हैं, मैं इसको धीरे धीरे आपको सिंपल और सटीक शब्दों में बता रहा हूं। बुक की लैंग्वेज नहीं ले रहा मैं, बुक की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूं कि असेट्स आपकी क्या होती हैं। असेट्स को हिंदी में बोलते हैं, जो भी हमारे पास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं बताना चाहूं तो हिंदी में बोलते हैं हम इनको संपत्तियां। यानी जो भी चीज हमारी संपत्ति है उसको हम क्या बोलते हैं, असेट्स। असेट्स की फीचर्स क्या हैं, दैट गिव्स अस बेनिफिट इन फ्यूचर। यानी जो भी चीज फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे वो असेट्स होती है आपको। नंबर 1 बात, लेकिन कंडीशन अभी एक नहीं है, कंडीशन एक और दे रहा हूं, सम मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे किया होना चाहिए। मनी या मनीज वर्थ का मतलब होता है मनी के बराबर की कोई भी चीज, वो आपको पे करी होनी चाहिए, तभी वो आपकी क्या बनेगी, असेट्स बनेगी, अदरवाइज वो असेट्स नहीं बनेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम ले लेते हैं एक कार। अगर कार आपने परचेज की है, पेमेंट दी है, तो वो बनेगी आपकी असेट्स, ठीक है, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट भी दे रही है और आपने इसके लिए पैसा भी पे किया है। लेकिन अगर वही कार किसी इंसान ने किसी बिजनेस में चुराई है, चोरी के थ्रू आई है आपके पास, तो आपकी पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है कि फ्यूचर में बेनिफिट देगी आपको, लेकिन आपने इसके लिए पे नहीं किया, तो उसको हम असेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। बेसिकली 2 कंडीशंस हैं असेट्स की, कौन कौन सी, दैट गिव्स अस बेनिफिट इन फ्यूचर
और सम मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको इसके, एग्जाम्पल्स क्या हैं एसेट्स के। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास कैश। कैश यानी आपके पास जितना भी नगद पड़ा है, कैश। बैंक, बैंक का मतलब होता है कि कैश आपका जो बैंक में आपने डिपॉजिट करवा रखा है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, अगर आप कोई चीज़ निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो मशीनरी चाहिए होती है उसके लिए। मशीनरी भी क्या होती है हमारी असेट्स। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आपकी क्या होती है, असेट्स होती है। लैंड यानी जमीन, वो भी क्या होती है आपकी, असेट्स होती है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, देनदार, यानी जिनको आपने उधार पर सामान बेचा और उन्होंने अभी तक आपके पैसे नहीं दिए, फ्यूचर में पैसे देंगे आपको, दैट इज डेटर्स। तो वो क्या होती है हमारी असेट्स में आते हैं। अब इन्हीं असेट्स को अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में डिवाइड करेंगे, दो आइटम्स, दो कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी होंगी, वो करंट एंड नॉन करंट, वो आगे की बात है। अभी बेसिक के लिए आपने ये बात ध्यान रखना कि सर असेट्स क्या होती हैं, कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, डेटर्स और स्टॉक। और ऐड कर लीजिए आप इसके अंदर, स्टॉक क्या होता है कि जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस है, जैसे मान लो आप कपड़ा बेचते हो, कपड़े का व्यवसाय है आपका, कपड़े का बिजनेस है आपका, तो आपने जो भी कपड़ा परचेज किया है दैट इज योर स्टॉक, यानी जिस भी चीज का आपका बिजनेस है, जिस भी चीज को आप डीलिंग कर रहे हो, दैट इज असेट्स। तो असेट्स के अंदर पहले ये बताया मैंने। फिर आता है हमारे पास लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होंगी, लायबिलिटीज वो होती हैं जो एक बिजनेस एंटरप्राइज ने क्या करना है, किसी को पे करना है। जो भी बिजनेस एंटरप्राइज ने पे करना है दैट इज इंक्लूडेड इन लायबिलिटीज। जैसे मान लो आपने, एक बिजनेसमैन ने क्या किया, एक लोन ले लिया बैंक से। अब बैंक का लोन क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाती है हमारी लायबिलिटी, बैंक लोन। या दूसरी आइटम क्या हो सकती है लायबिलिटीज के अंदर, दूसरी आइटम लायबिलिटीज की हो सकती है, मान लो जिस भी चीज का आपका बिजनेस है, आपने वो सामान कैश पर ना परचेज करके क्रेडिट पर परचेज किया। मतलब आप दिल्ली से सामान लेने गए, आपने सामान परचेज कर लिया 1 लाख रुपए का, लेकिन आपके पास 50,000 रुपए कैश हैं, तो 50,000 तो आपने दे दिए, तो जो 50,000 रह गए ना दैट इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं वो, क्रेडिटर्स को हिंदी में बोलते हैं हम लेनदार, यानी जो हमारे लेनदार हैं। और तीसरी आइटम क्या आ सकती है यहां पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बकाया खर्चे। बकाया खर्चे का मतलब क्या होता है, यानी अगर आप मान लो किसी महीने का अगर आपने किराया नहीं दिया, ठीक है, जैसे आप पिछला महीना हमारा गया मार्च का रेंट आपने अभी तक पे नहीं किया, अप्रैल का भी नहीं पे किया, तो जो मई के अंदर आप अकाउंट बना रहे हो या जून के अंदर अगर आप अकाउंट बना रहे हो, तो वो जो बकाया खर्चा है वो किस में आ जाएगा, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम बकाया व्यय, यानी वो खर्चे जो अभी तक पे नहीं किए गए हैं, इनकर्ड तो हो गए हैं लेकिन वो अभी तक पे नहीं किए गए हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके लिए, हमारे पास लायबिलिटीज के, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग। तीसरी आइटम होती है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, व्हेन ए बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस्ड सम मनी इन द बिजनेस दिस इज नोन एज कैपिटल। यानी जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर मनी या मनी के बराबर की कोई भी चीज, मनी और मनीज वर्थ लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भला, कैपिटल। ठीक है, जैसे मान लो एक बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने अपने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगा दिए, तो वो जो पैसे उसने लगाए हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं भला, कैपिटल। ठीक है जी, इन 3 बातों से असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल से आपकी बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा सा समझ लें इसको। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही आसान टॉपिक है, बच्चों का फेवरेट टॉपिक रहता है ये।
तो इसलिए हम आपको पहले करवा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में हल्का फुल्का पता चल जाए। उसके बाद हम टॉपिक नेक्स्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। इन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास एक, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी असेट्स का टोटल हमेशा किन के बराबर होगा, कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होगा। जो भी लेन देन हुआ है ना, अब मैं आपको एक सम करके दिखाऊंगा, जो भी लेन देन हुआ है उसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। एक असेट्स में साइड पड़ सकता है, एक कैपिटल और लायबिलिटीज की साइड पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों असेट्स की तरफ पड़े, ये भी हो सकता है कि इस साइड पड़े, लेकिन पड़ेंगे डबल इफेक्ट, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मीन्स देना और लेना। ये नहीं है कि एक ही साइड होगा, वन साइडेड ट्रांजैक्शन कभी नहीं हो सकती अकाउंटिंग के अंदर। कुछ स्पेशल केस हैं, उनको छोड़कर असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैं अब आपको ये बताता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे तैयार होती है, तो इसको समझें जरा ध्यान से। इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट इमेजिनरी फिगर से ले रखी है, और मैं अभी आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं अभी मैं आपको। ये है हमारे पास रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसके लिए आपको ये इक्वेशन बना लें इस प्रकार कुछ। यहां लिख लेंगे हम असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये सिंपल है। असेट्स के अंदर जो बेसिक बातें हैं 3-4 लिख सकते हो आप। कैश लिख लिया मान लो, फर्नीचर लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, और कैपिटल के नीचे कैपिटल ही आती है। बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ एड लेस करना ही है इसमें। और लायबिलिटीज के अंदर क्या आ सकता है आपके, मैंने अभी आपको बताया था, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो जो जैसे भी नीड होगी वैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, असेट्स के नीचे 3-4 आइटम लिख ली, कैपिटल के नीचे कैपिटल ही आएगी, और लायबिलिटीज के नीचे क्या आएगा हमारे पास, क्रेडिटर्स। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, उसमें बोल रखा है स्टेटमेंट के अंदर, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। यानी रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपए लगाया। रोहित स्टार्टेड बिजनेस। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि हर ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करना है। तो जब बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के अंदर पैसा आया। अब ये इक्वेशन जो बना रहे हो ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, तो कैश आया, और जब कैश आया तो कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको, कैपिटल वो मनी होती है जो आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की है। ये पहले लाइन लिखने के बाद अब सेकेंड लाइन लिखेंगे। यहां पर क्या है सेकेंड लाइन हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है जी, परचेज गुड्स फॉर कैश क्या है, कि मतलब कि हमने सामान खरीदा कैश पर, तो यहां लिखो परचेज गुड्स फॉर कैश। अब जब आपका सामान आया तो इसका मतलब किस में आएगा, वो स्टॉक के अंदर। जिस भी चीज का आपका बिजनेस है वो स्टॉक के अंदर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। स्टॉक आया, और जब सामान हम लेने जाते हैं मार्केट से तो पैसे क्या करके आते हैं, देकर आते हैं, तो कैश में से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ये कैश में से क्या हो गया आपका, माइनस। ये यहाँ पर लाइन लगा दो। लाइन लगाने का मतलब है कि एक एंट्री हो चुकी है हमारी, तो 1 लाख में से 15,000 क्या कर दिया हमने, माइनस। ब्रैकेट का मतलब है अकाउंटिंग के अंदर माइनस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस माइनस का साइन दे भी सकते हैं देने को, लेकिन अगर आप ब्रैकेट से शो करोगे तो आपका फायदेमंद रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको यूज हो सकता है आगे। 85,000 प्लस में 15,000, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लगा देंगे यहाँ पर 1 लाख। सेकंड के बाद थर्ड, अब जो ये आपकी बनी है ना, ये इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को चेक करना चाहें कि दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। देखो 85,000 और 15,000 1 लाख, और यहाँ पर भी कितने हैं, 1 लाख। इसका मतलब दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000, यानी आपने बिजनेस में फर्नीचर लिया, कस्टमर्स के बैठने के लिए हो सकता है, तो फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर के से बिल्कुल नीचे ले आए आप, जैसे फर्नीचर लिख रखा है ना हमने ऊपर, इसके बिल्कुल नीचे ले आए। कितना हमारे पास फर्नीचर, 20,000 का।
अब जब परचेज किया है फर्नीचर तो हमने ये देखना है कि कैश पे है या क्रेडिट पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कैश पर है, तो कैश ही लिखेंगे हम, कैश में से माइनस होगा। अगर यहाँ होता क्रेडिट पर तो यहाँ पर आना था क्रेडिटर्स में से, तो यहाँ लिख दे परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000 फर्नीचर में लगा दिया, और जब हम परचेज करेंगे फर्नीचर तो कैश में से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस कर दिया हमने। अब देखो 85 में से 20 गए, कितने बचेंगे 65, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 20,000, प्लस में कितना आ जाएगा 15,000, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। इसके बाद फोर्थ एंट्री, इसको भी हम इक्वेशन बोलेंगे। पहले जो भी लाइन के बाद आपके पास बैलेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन। फोर्थ एंट्री हमारे पास सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, यानी 10,000 का गुड्स आपने 20% प्रॉफिट में बेची। देखो इधर गुड्स थी हमारे पास 10,000 की, 20% प्रॉफिट पर बेची हैं, तो यानी 2,000 के प्रॉफिट पर। अब गुड्स थी कितने की वो 10,000 की, प्रॉफिट कितना हो गया 2,000, तो बिकी कितने की वो 12,000 की। अब देखो क्या करेंगे इसका ट्रांजैक्शन। सबसे पहले जितने की गुड्स थी ना, वो कॉस्टिंग जितने की थी वो आपने क्या करनी है स्टॉक में से माइनस कर देनी है। 10,000 की गुड्स थी सर, माइनस कर दी। अब जितने में बेची हैं, मान लो हमने बेची है 12,000 के अंदर, अब यहाँ पर क्या रखा कैश में बेची हैं, तो कैश में क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, कितने 12,000, क्योंकि हमारे पास 12,000 आएंगे। अब 10 का सामान 12 में बिका तो 2,000 पे क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हम क्या करेंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे। प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड करना है, लॉस हो तो कैपिटल में से माइनस करना। तो यहां पर लिख लेंगे हम सोल्ड गुड्स, यानी सामान बिका 10,000 का कितने में 12 में, तो यहां पर भी दोबारा क्या लग जाएगी लाइन। लाइन का मतलब यह है कि ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब देखो 65 और 12,000 कितने हुए 77,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 20,000। यहाँ पर देखो 15 प्लस के हैं 10 माइनस के हैं, तो कितने बचेंगे 5,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1,02,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास फिफ्थ ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि हमने गुड्स लिए हैं, स्टॉक लिया है उधार पे। तो देखो सामान तो आया ना 5,000 का आया, तो स्टॉक में आपने क्या कर देना है ऐड कर देना है 5,000। अब क्रेडिट पर आया तो किस में आएंगे वो क्रेडिटर्स के अंदर। अगर कैश में होते तो कैश में आ जाते, अब क्रेडिट पर हैं तो किस में आएंगे वो क्रेडिटर्स के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी क्या होती हैं लायबिलिटीज, जिसको हमने क्या करना है भला पे करना है। तो यहाँ पर लगा दे 77,000 प्लस में 20,000 प्लस में 5 and 5 कितने हो जाएंगे 10,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1,02,000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5,000। जिसके नीचे कोई चेंज नहीं है वो एज इट इज, जिसके नीचे चेंज है वो ऐड या लेस करने के बाद। और लास्ट ट्रांजैक्शन है मेरे पास रिसीव्ड रेंट 5,000। रेंट मिला मेरे को, मिला तो क्या होगा कैश ऐड हो जाएगा, कैश के अंदर ऐड कर दिया, और कैपिटल के अंदर भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन 2 बार मैंने बता रखा है आपको। अब उसके बाद हमारे पास पेड कमीशन, कमीशन आपने पे किया है, पे किया होगा तो क्या होगा माइनस होगा, सिंपल है। 3,000 कैश में से क्या कर देना माइनस, और कैपिटल में से भी क्या कर देंगे हम माइनस। यानी जो भी प्रॉफिट नेचर की आइटम्स हैं वो कैपिटल में और कैश में ऐड कर देनी है, और जो माइनस किया वो माइनस कर देना। देखो 77 और 5 कितने हुए 82, 82 में से 3 गए आपके, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 79,000 प्लस में 20,000 प्लस में 10,000 इज इक्वल टू 1, 2 और 5, 17 में से 3 गए 104, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 5,000। और लास्ट में आपने चेक कर लेना है कि बोथ साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। देखो 79 और 20 कितने हुए 99, 99 और 10 कितने हुए 109, यानी इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 1,09,000। इसी का भी इतना ही आना चाहिए। देखो 1,04,000 और 5,000 कितना हो गया 1,09,000। बोथ साइड्स का अगर टोटल इक्वल है तो सम माना जाएगा हमारा ठीक, और इक्वल नहीं आ रहा तो सम माना जाएगा हमारे से गलत। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम
अकाउंटिंग इक्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, उसी के अंदर कुछ आइटम्स और होंगी। तब तक के लिए आप इसके अंदर को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेरी सेशन में जाकर। थैंक